हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एज के एक महान राइटर टीएस इलियट के वर्क के बारे में। एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अब तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी हर क्लास आपके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, हम आज की क्लास वर्क करते हैं। इस क्लास में हम ईयर वाइज टीएस इलियट के सारे वर्क को पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने टीएस इलियट के वर्क को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, उनके लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी को काफ़ी अच्छे से समझा, बहुत आसान भाषा में समझा। और यहाँ पर चल रहे हैं, सबसे पहला इनका वर्क हम चलते हैं कि इनका सबसे पहला कलेक्शन जो आता है टीएस इलियट का, जो सबसे पहला कलेक्शन होता है वो आता है 1917 में आता है। इनका टीएस इलियट का पहला फर्स्ट कलेक्शन जो आता है वो आता है 1917 में आता है। इनके इस कलेक्शन का नाम होता है प्रूफ्रॉग एंड द अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ये जो वर्क होता है इनका पहला पब्लिश्ड वर्क होता है। क्योंकि देखिए, इसके पहले क्या था कि इसके पहले इनका जो वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जो इनकी पोएम है जिसे मॉडर्न एज का एक आइकॉनिक पोएम मानी जाती है, ये इसके पहले 1915 में पब्लिश हो चुकी थी। लेकिन उसमें जो पोएम पब्लिश हुई थी केवल सिंगल पब्लिश हुई थी, इन्हें कोई कलेक्शन नहीं आया था। तो अब की बार ये जो 1917 में इनका जो पब्लिश होता है, एक वर्जीनिया वुल्फ के जो प्रेस है होगार्थ प्रेस। कौन सा है? होगार्थ प्रेस। वर्जीनिया वुल्फ के इस होगार्थ प्रेस में एक कलेक्शन इनका जो है पब्लिश हुआ था। इस कलेक्शन में हम देखते हैं कि इनका कौन कौन से वर्क आते हैं। इस कलेक्शन में सबसे पहला इनका वर्क आता है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इनका पहला जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है ये होता है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जिसको मॉडर्न लिटरेचर का सबसे आइकॉनिक वर्क माना जाता है। मतलब इसमें वो सारी विशेषताएं हैं जो मॉडर्न लिटरेचर में होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा इनका वर्क, इसमें दूसरा वर्क होता है इनका पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए, पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो था ये इनका पोएम कलेक्शन था। मतलब इसमें क्या थे, ये सारे जो हैं इसमें पोएम थी। तो एक चीज आप ही जान लीजिएगा, इसमें जितने भी वर्क हैं ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब पोएम है। पहला द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग आता है। दूसरा इनका वर्क आता है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है कि इसका जो टाइटल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो इसका टाइटल आ रहा है, ये टाइटल जो है हेनरी जेम्स का नॉवेल था। हेनरी जेम्स का एक नॉवेल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उनका क्या है, उनका नॉवेल है, हेनरी जेम्स का नॉवेल है। उसी नॉवेल से ये वर्क टाइटल इन्होंने लिया है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो ये दूसरा वर्क हो गया। तीसरा वर्क इनका आता है प्रील्यूड। तीसरा वर्क क्या आता है इसमें? प्रील्यूड आता है। देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क था, जो लॉन्ग उनकी ऑटोग्राफिकल वर्क पोएम थी लॉन्ग, जो कि 14 पार्ट में है, ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई है, द प्रील्यूड। क्या नाम उसका? द प्रील्यूड। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक प्रील्यूड है। देखिए, प्रील्यूड और द प्रील्यूड में यही अंतर है। प्रील्यूड जो है टीएस इलियट का की एक पोएम है, और द प्रील्यूड वो जो है एक लॉन्ग ऑटोग्राफिकल वर्क है, इसका विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये प्रील्यूड जो वर्क है, इसमें जो थीम होती है, इसकी जो थीम है वो है डिके ऑफ
डिके ऑफ अर्बन लाइफ। मतलब इसमें जो इसकी जो थीम होती है कि मतलब कैसे जो है अर्बन शहरी लोगों का जो है, शहरी लोगों की कैसे मोरलिटी जो है एकदम डाउन होती जा रही है, उनका जीवन स्तर रहने का तरीका, मतलब कोई धर्म के नाम की कोई चीज़ रह नहीं जा रही, कोई अच्छाइयाँ, ना किसी को किसी अच्छाई से मतलब है, ना किसी को किसी बुराई से मतलब है, सबका मतलब एक मोरल जो है डिके हो रहा है। इस चीज़ को प्रील्यूड वर्क में दिखाया जाता है कि अर्बन लोग कैसे जो है मॉडर्न के नाम पर जो है अपना सब कुछ एकदम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, और केवल क्या बन जा रहे हैं, एक केवल मूर्ति के रूप में, एक स्टैचू के रूप में जो है, ना कोई उनके अंदर भावना, ना कोई रह जा रही, ना कोई जीवन में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है ना, सब केवल क्या है, सब केवल जो है मूर्ति की तरह जो है केवल चले जा रहे हैं। इसलिए मतलब इस तरह की थीम इसमें जो है प्रील्यूड में दिखाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो है ऑन हेलेन। ऑन हेलेन ये वर्क आता है। इस तरह 1970 में जो इनका पहला वर्क आता है, पहला जो कलेक्शन होता है प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के होगार्थ प्लेस में पब्लिश होता है, ठीक है। और इसमें 4 पोएम थे, पोएम तो और भी हैं इसमें, लेकिन इसमें की इंपॉर्टेंट जो वर्क है ये है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो जिसका टाइटल जो है, जैसे हमने क्या किया कि हमने इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम बताते जा रहे हैं, और इसमें जो भी छूटेगा उसको आगे वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते आपको चलेंगे। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स की नॉवेल में आता है। प्रील्यूड इसकी थीम जो है अर्बन लाइफ, कैसे अर्बन लाइफ, अर्बन पीपल जो है उनकी लाइफ कैसे डिके हो रही है, इसको दिखाता है। नेक्स्ट है ऑन हेलेन। उसके बाद इनका अगला जो वर्क आता है 1920 में आता है, 1920 में आता है, और इस वर्क का नाम होता है पोएम्स। जो दूसरा कलेक्शन है इसका नाम होता है पोएम्स। इसमें जो है कुल मिला के 20 पोएम होती हैं। कितनी पोएम होती है? 20 पोएम होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम हम आपको बता देते हैं कि 20 पोएम का नाम आपको पता नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें काफी पोएम जो है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज की टाइटल पर है। तो इसमें जो है आपकी इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क जो है आपका जेरोनिसन है। जेरोनिसन एक इंपॉर्टेंट वर्क इसमें का। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क इसमें का आता है स्विमिंग इरेक्ट आता है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। अगला वर्ग का जो आता है इसमें जो 20 पोएम है, इसमें जो अगला आता है स्विमिंग एमंग द नाइटिंगेल्स। स्विमिंग एमंग द नाइटिंगेल। उसके अलावा इसमें आता है विस्पर ऑफ इमोर्टलिटी आता है इनका वर्क, विस्पर ऑफ इमोर्टलिटी आता है इनका। और आता है डेंसले रेस्टोरेंट आता है। ठीक, आप अगर नोट करना चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं। पहला में 20 वर्ग का आपको पूरा गिना रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए। जेरोनिसन, स्विनी रेड, मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस, स्विनी एमंग द नाइटिंगेल, और आता है इनका कुकिंग एग। उसके बाद अगला वर्ग आता है इनका विस्पर ऑफ इमोर्टलिटी आता है। उसके बाद इनका आता है स्विनी डायरेक्टर ने आपको बता ही दिया है, ली डायरेक्टर आता है, ली डायरेक्टर इनका आता है अगला वर्ग। उसके बाद इसी में एक इंपॉर्टेंट पोएम होती है कि द हिप्पोपोटामस होती है। डेंसले रेस्टोरेंट है। ल्यून डी मिल इनका एक वर्ग जो है ल्यून डी मिल आता है, ठीक है ना, ल्यून डी मिल। देखिए ये सब जो है टाइटल, ये सब फ्रेंच टाइटल है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना थोड़ा और रहा है। उसके बाद इनका अगला आता है मिलेज एडल्चर आता है, मिलेज एडल्चर आता है इनका। और उसके बाद जो है इस तरह जो है कि
एक कुछ वर्क हैं, कुछ पोएम होते हैं जो कि 1920 वर्क के कलेक्शन में आती हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं इसको भी लिखा दिया है, बता दिया है। जनरेशन, स्वेनी एट, मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस, स्वेनी एवं द नाइटिंगेल, और आपका आता है द हिप्पोपोटामस, लिंसले, डेंसले रेस्टोरेंट। ये सारे वर्क जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। इसके बाद अगला हम चलते हैं, इसके बाद अगला वर्क जो आता है इनका 1920 के बाद 1920 के बाद इनका जो अगला वर्क आता है 1922 में आता है, द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड ये वर्क आता है। देखिए ये तो वेस्टलैंड तो अपने आप में एक अलग क्लास, पूरी क्लास है, ठीक है ना। इसके बारे में केवल इसका मतलब पोएम न पढ़ी जाए, तभी उसके बारे में एक अर्थ देने के लिए एक बाकायदा क्लास चाहिए, तभी उसमें होना मुश्किल है। तो इसमें हम काफ़ी शॉर्ट में इसके बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर इनके वर्क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कितने कुल मिला के कितने पोएम, कितने पार्ट्स हैं इसके। द वेस्टलैंड जो है इसमें कुल मिला के 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है द बरियल ऑफ डेड। जो पहला वर्ग का है, जो इसका 5 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट जो होता है द बरियल ऑफ डेड होता है। और ये जो है इसके टाइटल जो लिया गया है, इसके टाइटल जो लिए गए हैं वो लिया गया है एंग्लियन बरियल सर्विस से इसका टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट दूसरा वर्किंग आता है आ गेम ऑफ चेस। आ गेम ऑफ चेस इनका अगला वर्ग, इसमें जो अगला दूसरा पार्ट है आ गेम ऑफ चेस आता है। इसका जो टाइटल है, इसका जो लिया गया है, इस टाइटल जो लिया गया है थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन के जो वर्ग है वुमेन विवेयर वुमेन, वुमेन विवेयर वुमेन से टॉमस मिडल्टन के जो वर्ग है वुमेन विवेयर वुमेन से लिया गया है। इसका टाइटल जो आ गेम ऑफ चेस है, इसका टाइटल यहां से लिया गया है। तीसरा आ रहा है द फायर सर्मन। द फायर सर्मन इसका जो लिया गया है ये जो है बुद्धिस्ट वर्ग से लिया गया है। मतलब जो बौद्ध धर्म के जो वर्ग होते हैं, वर्ग हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक वगैरह हैं, उसमें से एक टाइटल दिया गया। चौथा टाइटल डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर होता है। पांचवा और लास्ट जो है व्हाट द थंडर सेड। इसका जो है द वेस्टलैंड में कुल मिला के इतने वर्ग, इतने पार्ट होते हैं वेस्टलैंड, ठीक है ना। वेस्टलैंड जो वर्ग है इसमें कुल मिला के 5 वर्ग हैं, 5 पार्ट होते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दे देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी में है कि ये जो वर्क है ये डायल मैगजीन में, ब्रिटेन में जो है द डायल मैगजीन में पब्लिश होता है, ब्रिटेन में कैटेरियन में, और अमेरिका में जो है ये द डायल मैगजीन में पब्लिश होता है। ब्रिटेन में जो पब्लिश होता है ये द क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश होता है, और इंग्लैंड में जो, अमेरिका में जो पब्लिश होता है द डायल में पब्लिश होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है अक्टूबर मंथ में पब्लिश होता है और यहाँ पर ये नवंबर में पब्लिश होता है। मतलब अक्टूबर 1922 में द वेस्टलैंड इंग्लैंड में पब्लिश होता है, और नवंबर में जो है, और नवंबर 1922 में ये द डायल मैगजीन में द वेस्टलैंड वर्ग इनका जो है पब्लिश होता है, ठीक है। इसमें जो है कुल मिला के जो है 433 लाइनें होती हैं। इसमें जो लाइनें हैं कुल मिला के 433 है। और आप एक बात और जान लीजिए, ये जो वर्क है
ये जो द बेस्टलैंड वर्क है, इस वर्क को टीएस इलियट ने लिखा, काफ़ी लंबा वर्क लिखा था। जो आज हम लोग देखते हैं कि जो 433 लाइन, इतनी लाइन देखने के बाद ही हमको लगता है कि अरे भाई ये तो बड़ी लंबी है, इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आप ये जान लीजिए, अगर ये एजा पाउंड की देन है कि ये केवल इतना लंबा ही बच्चा, अगर टीएस इलियट का मतलब पूरा वर्क हमको मिला होता तो फिर पढ़ते पढ़ते हमारी तो आहत तो हो जाती। क्योंकि टीएस इलियट ने ही जब ये वर्क लिखा तो इस वर्क को डेडिकेट किया है किसको? एजा पाउंड को किया है। और एजा पाउंड ने इस वर्क को जब देखा तो इसमें से जो भी उनको लगे कि अनावश्यक लाइन है, अननेसेसरी जो लाइनें थी, उसको क्या किया, उन्होंने काट दिया। और उनके काटने के बाद जो है जो 433 लाइन है, यही लाइनें जो है क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश होती है। तो इस वर्क में जो इन्होंने इसको कटिंग की, ये सब काम किया, ठीक है ना, इसकी जो एडिटिंग का काम किया एजा पाउंड ने, उसकी वजह से टीएस इलियट ने एजा पाउंड को द बेस्ट क्राफ्ट्समैन बोला। क्या बोला? द बेस्ट क्राफ्ट्समैन बोला। इनको क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद जो है एजा पाउंड ने इनको जो है क्या बोला? एजा पाउंड ने इनको जो है ओल्ड पॉसम बोला। देखिए उन्होंने बोला इनको, टीएस इलियट ने बोला उनको इल मैग्रो बोला। क्या बोला? इल मैग्रो बोलते हैं। और टीएस इलियट जो है एजा पाउंड को बोलते हैं इल मैग्रो, और इल मैग्रो का मतलब होता है द बेस्ट क्राफ्टमैन। जबकि एजा पाउंड ने टीएस इलियट को बोलते हैं ओल्ड पॉसम। ठीक। तो इस तरह हमने जो देखा कि द बेस्टलैंड जो वर्क है इनका, जो 1922 में पब्लिश होता है, ये क्या है कि ये फ्री वर्क है। ठीक है। इसमें जो है ना तो कोई स्टैंजा है, ना कोई राइमिंग स्कीम इसमें आती है। इसमें कुल मिला के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन होता है? द बरियल ऑफ डेड है। दूसरा पार्ट इसका होता है अ गेम ऑफ चेस। तीसरा पार्ट होता है इसका द फाइट सर्मन। और चौथा पार्ट होता है डेड बाई वाटर। और चौथा पार्ट जो है वार द थंडर सेड। और इसमें इसको जो है किसमें लिखा गया? इसको जो है द क्राइटेरियन मैगजीन, जो कि अक्टूबर 1922 में पब्लिश होता है। और अमेरिका में द डायल मैगजीन में ये पब्लिश होता है, यूएसए में पब्लिश होता है। ठीक है ना। इस तरह जो है इनका ये नेक्स्ट वर्क है। उसके बाद इनका 1925 में इनका एक वर्ड आता है द हॉलो मैन। ये भी क्या है? ये भी एक पोयम है, द हॉलो मैन। द हॉलो मैन आता है। ठीक है। 1925 में इनका वर्क आता है द हॉलो मैन आता है। उसके अलावा इनका जो है एक 1920 में इनका एक वर्क आता है, जिसका नाम है जो कि सेक्रेड वुड मैगजीन में इनका पब्लिश होता है, जिसमें जो है कुल मिला के 20 ऐसे इनके पब्लिश होते हैं। 20 ऐसे इनके 1920 में जो एक अगला वर्क जो आता है, ये सेक्रेड वुड मैगजीन में जो पब्लिश होता है, इसमें 20 ऐसे इनके पब्लिश होते हैं, जिसमें इन्होंने जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम और फिलिप मैसेंजर, ये इस तरह के जो 3 ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इनके क्रिटिकल वर्क थे। पहला वर्क कौन सा मिलता है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अगला हैमलेट एंड एज प्रॉब्लम आता है। और तीसरा वर्क जो है फिलिप मैसेंजर होता है। अब इसके बारे में आगे के वर्क के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आगे वर्क है, जैसे इनके ड्रामा हुए, इनके ड्रामा जो हैं, जो इन्होंने ड्रामा लिखे हैं, उसके अलावा और भी जो इनके वर्क हैं, उन सारे वर्क को हम जो है इनको क्या करेंगे, इनको जो है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।